कंटिन्यूअस एनालिसिस याद करो क्या था, क्या दो रिजल्ट निकाल के लाया था मैं। इसमें क्या हो रहा था, एक बॉडी T1 टेम्परेचर से कहां तक जा रहा था, T2 तक जा रहा था, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था, T0 था, है ना। और हमें जो लास्ट में एक्सप्रेशन मिला था बच्चों, क्या मिला था, वो लॉग ऑफ T1 माइनस T0 डिवाइड बाई T2 माइनस T0 इक्वल टू KT यही था। और यहां से लॉग को हटाया था तो T1 माइनस T0 डिवाइड बाई T2 माइनस T0 इक्वल टू e टू द पावर KT, और इनका ग्राफ भी बनाया था हमने। चलिए यहां पे K का वैल्यू कितना था एक बार याद दिला दो। इसमें 4, अरे भूल गए क्या, 4 सिग्मा T0 डिवाइडेड बाई, भूलना नहीं है कुछ भी, जहां पे ms क्या होता था, व्हाट इज ms, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते थे इसको, हीट कैपेसिटी, क्या बोलते थे इसको, हीट कैपेसिटी। कभी कभी सवालों में हीट कैपेसिटी पूछ लेता है, मतलब तुमको ये ms का वैल्यू निकालना है, ठीक है बात। एक होता है दुनिया में एवरेज एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस। कहानी सेम है बिल्कुल, कोई बॉडी है जो T1 से T2 तक जा रहा है T1 टेम्परेचर से, और T0 जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर इज T0, ठीक। तो यहां पे क्या करते हैं, याद करो एक्सप्रेशन, याद करो क्या निकल के आया था, माइनस dt डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू क्या था भाई, K इंटू T माइनस T0, यही आया था। अरे dq बाई dt को dq को लिख दिया था ms dt, है ना, ms को ले जाके उधर डिवाइड कर दिया था, यही तो K मिला था, ये तो है ओके। तो माइनस dt बाई dt इक्वल टू K इंटू T माइनस T0, ठीक है। एवरेज एनालिसिस के लिए dt को लिख देता हूं डेल्टा t, dt को क्या लिख देता हूं, डेल्टा t। तो डेल्टा t डिवाइडेड बाई dt को लिख दिया t, कोई टाइम इंटरवल t है, कोई बड़ा टाइम इंटरवल है, dt मतलब छोटा टाइम इंटरवल, ये dt मतलब छोटा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब डेल्टा t एक बड़े डिफरेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो उसमें टाइम लग रहा है t, इक्वल टू K इंटू, यहां पे जो t है ये बन जाता है बच्चों T एवरेज माइनस T0, ठीक। डेल्टा t होता है T2 माइनस T1, बाहर माइनस साइन लगा है तो T1 माइनस T2 लिख देता हूं इसको, तो माइनस डेल्टा t हो गया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इक्वल टू K टाइम्स T एवरेज हो गया बच्चों T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों टेम्परेचर के सम डिवाइडेड बाई 2 एवरेज माइनस T0, ये कहानी है। तो एक एक्सप्रेशन यहां से निकल के आता है, अगर टाइम इंटरवल ज्यादा दिया रहे तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T, स्मॉल t टाइम है, कैपिटल T टेम्परेचर है, दोनों को मिला मत देना, चाहो तो साइड में लिख लेना, स्मॉल t इज टाइम। तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस T0। अब सवाल में क्या बोलता है वो डिपेंड करता है, एवरेज एनालिसिस से पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एनालिसिस से पूछ रहा है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर कुछ ना बोले तो एवरेज एनालिसिस यूज करना, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बोलता है सवाल में, यूज एवरेज एनालिसिस, तो साइड में कहीं लिख लेना, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन ऑलवेज यूज एवरेज एनालिसिस, कहीं पे एक लिख लो छोटा सा। हाँ कौन था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अरे ये जो टेम्परेचर था ना T, बॉडी का टेम्परेचर, अब बॉडी T1 से T2 तक जा रहा है ना, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक जा रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर मान लिया गया उसका एवरेज, यानी कि T1 प्लस T2 बाई 2, यानी कि T को रिप्लेस कर दिया गया एवरेज टेम्परेचर से। और एवरेज टेम्परेचर दो चीजों का एवरेज क्या होता है, A प्लस B बाई 2, तो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 उसकी जगह पे आएगा, लिख लिए, साइड में कहीं लिख लेना नोट डाल के। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन यूज एवरेज एनालिसिस, यूज एवरेज एनालिसिस। चलो क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर साहब सब बढ़िया, खाना वाना खाए, क्या खाए, रोटी और दाली, बस क्या,
चल जाएगा? अबे चलने के लिए थोड़ी खाना है, जिंदा तो तू बिना खाए भी रह लेगा। लिखो सवाल लिखो। हाँ ठीक ही है, भात नमक तेल से तो बढ़िया ही है। गुड। अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी cools down from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius in 5 minutes. A body cools down from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius in 5 minutes. 5 minutes. Full stop. How much time it will take? How much time it will take to cool down from 60 degree Celsius to 30 degree Celsius? How much time it will take to cool down from 60 degree Celsius to 30 degree Celsius? मैक्सिमम सवाल ऐसे ही होते हैं, इतना से इतना ठंडा होने में इतना टाइम लगा रहा है, तो बताओ इतने से इतने ठंडा होने में कितना टाइम लगाएगा ये। ठीक है, मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाता हूँ फिलहाल। एवरेज से भी करते हैं, इंस्टेंटेनियस से भी करते हैं, क्या पता सवाल में क्या बोल दे, बट कुछ ना बोले तो याद रखना एवरेज यूज करना है। दोनों के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बिल्कुल आता है। तो आंसर जो ऑप्शंस होते हैं ना, दोनों के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 2-3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है नॉर्मली, देखा है मैंने। आंसर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर तुम कोई भी मेथड यूज करते हो, उसके आसपास वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस आ गया मान लो मेरा, या फिर 10 मिनट आ गया टाइम, तो आंसर में मान लो कहीं 11 है या फिर कहीं 12 है, उसको टिक कर सकते हो। ये नहीं कि 10 आंसर आया तो 20 वाले को टिक कर देना। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो मेथड कोई भी यूज करो, आंसर तक तो पहुंच ही जाओगे, बट जनरली एवरेज करते हैं। आइए सवाल पे आते हैं। हाँ जी, टेम्परेचर की बात हो रही है। सबसे पहले मैं इंस्टेंटेनियस एनालिसिस यूज कर रहा हूं। ठीक है, यहां से देखते हैं क्या आंसर आता है, उसके बाद चलते हैं एवरेज के पास। बॉडी का टेम्परेचर इनिशियल T1 कितना था भाई? 80 डिग्री सेल्सियस से कहां पे जा रहा है ये? कितना? 50 डिग्री सेल्सियस पे। टाइम कितना ले रहा है? 5 मिनट्स। अच्छा, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है क्या? लिख लो नीचे ब्रैकेट में, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T0 का वैल्यू दे दिया आपको 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं इंस्टेंटेनियस एनालिसिस लगा रहा हूं। ध्यान देना, हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा सर? log T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T0 इक्वल टू KT। ये पढ़ा? K को K ही रहने दो, K के वैल्यू पे तब तक दिमाग नहीं लगाना है जब तक तुमसे मास या हीट कैपेसिटी का बात ना करे, तब तक ये K को K ही रहने दो। ये अपने आप खत्म हो जाएगा इसका कहानी, या फिर इसका वैल्यू मिल जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं। log T1 है बच्चों 80 माइनस T0 है कितना? 20 डिवाइडेड बाई T2 इज 50, T0 इज 20 इक्वल टू K। और टाइम कितना लग रहा है इसमें? 5 मिनट्स। यहाँ पे टाइम दिया हुआ था 5 मिनट। ठीक, कितना हो गया देखो, log 80 माइनस 20 क्या? 60। 60 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 5K। तो यहां से हमको मिल गया log 2 इक्वल टू 5K, इक्वेशन नंबर 1। सुन लो 2 मिनट, बोर्ड पे देख लो पहले, उसके बाद कर लेना। आओ इधर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा क्या है तुमसे? टेम्परेचर T1 कितना? 60 से कहां पे लेके जाना है इसको? 30 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां पे टाइम हमको निकालना है। ठीक, मैं फिर से यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, log T1 इज 60 माइनस T0 तो चेंज नहीं होगा, 20 डिवाइड बाई T2 इज 30 माइनस 20 इक्वल टू K। तो K है, T का वैल्यू इस बार निकालना है तो KT लिख लो इसको। कितना हो गया ये? 60 माइनस 20 40, और नीचे कितना? 10। 40 बाई 10 कितना? 4। तो इसको log 4 लिख लो इक्वल टू KT। अच्छा, log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, पक्का? 4 को लिखा 2 स्क्वायर और 2 बाहर आ गया, तो इसको मैंने लिख लिया 2 log 2 इक्वल टू KT। और यहां से देखो log 2 का वैल्यू पता है 5K, रख दो उठा के, ये वैल्यू यहां रख दिया, तो 2 इंटू log 2 के जगह पे आ गया 5K इक्वल टू KT। K ने K को मार दिया, T का वैल्यू कितना आया? 10 मिनट्स। यानी कि इस बार जो टाइम लगेगा कितना लगेगा? 10 मिनट लगेगा।
नोट कर लो इसको, चलो। और जिनका हो गया वो एवरेज एनालिसिस खुद से करो, इसी क्वेश्चन को एवरेज एनालिसिस से सॉल्व करो। रूम में क्या हो गया उसको? रूम में कोरोना हो गया, तुम देखे भी नहीं, पता नहीं होता बिल्कुल। बैठ रूम में रखो। लिख लिया भाई सबने? अच्छा, इसी सवाल को हम एक बार एवरेज एनालिसिस से चेक करके देखते हैं क्या होता है। T1, T2, T0 सब दिया हुआ है, फॉर्मूले बदल गए। हाँ जी, क्या पढ़ा फॉर्मूला हमने एवरेज एनालिसिस में, बताओ। T1 T2 डिवाइड बाय T इक्वल टू K इंटू T एवरेज, मतलब T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 माइनस T0। अप्लाई करो, सारा वैल्यू पता है, लगाओ। तो ये हो गया इसके लिए। इस वाले सिचुएशन के लिए अगर लगाता तो 80 माइनस 50 डिवाइड बाय टाइम लगा 5 इक्वल टू K टाइम्स 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T0 का वैल्यू था 20। तो ये देखो 80 माइनस 50 हो गया 30 बाई 5 इक्वल टू K टाइम्स 80 प्लस 50 कितना होता है 130 बाई 2 कितना होता है 80 प्लस 50 130 बाई 2 65 माइनस 20। तो यहाँ से लिखा ये 5 से गया 6, तो 6 इक्वल टू K टाइम्स 65 माइनस 20 कितना 45। तो क्या है हमको K का वैल्यू मिल गया भाई 6 बाई 45। 6 बाई 45 मतलब और क्या बोल सकते हो उसको 2 बाई 15। तो K निकल गया। तो पहला कंडीशन जो भी देता है वहां से एक एक्सप्रेशन आता है K के लिए, कितना है 3 मिनट। इतना भी डिफरेंस नहीं है, एक 2 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए यार। कोई गलती क्या होगा इसमें 9 मिनट जिसका आ रहा है वो सही होगा क्योंकि 10 इधर आया था, तो 9 एक्सेप्टेबल है। कितना है 5.9। वाह, तो 0 पॉइंट समथिंग में चला 0.5। तुम्हारा कितना है नहीं किया करो। हाँ जी, इधर आओ। T1 60 डिग्री, T2 30 डिग्री। फिर से ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ T1 माइनस T2 बाई कितना 8 पॉइंट कुछ 3 एक ही सवाल के 10 आंसर निकालते हैं। 9 पक्का। चलो T1 माइनस T2 बाई 2 इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। आइए, तो यहाँ रखा 60 माइनस 30 डिवाइड बाई T तो निकालना है अपने को, और K का वैल्यू अपने को मिल चुका है 2 बाई 15। यहाँ रख देता हूँ, ये K यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं 2 बाई 15 into T1 plus T2 60 plus 30 divided by 2 minus surrounding temperature was 20। आइए, ये हो गया 30 by T equal to 2 by 15 into 90 by 2 45 minus 20 25। चलिए, तो ध्यान से देखो तो सब दिख रहा है साफ साफ कहानी। T का वैल्यू इसको उधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो 30 15 ऊपर आ जाएगा इंटू 15 और ये 2 और 25 नीचे, ठीक है ना।
काट दो। 2 से गया 15, 5 से गया 3, 5 से गया 5 और फिर 5 से गया 3। सर ये क्या होगा पता है? 9 मिनट। ठीक है, हाँ तो 0 पॉइंट सर 6 मिनट 0 नहीं है सर, 6 मिनट का है अभी भी तुम 6 मिनट बाद खुश भी हो रहे हो। सर एक वो आप एक रिप्लेस करेक्ट करेक्ट। बोल साजिद खान। 9 मिनट। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला इतना बेवकूफ नहीं होता है तेरे जैसा, टेंशन मत ले। अगर ऑप्शन में अगर इन केस ऐसा हो गया, किस्मत खराब है, 9 10 दोनों है, तो 9 मारोगे तुम, अगर एवरेज नहीं बोला है तो। अगर बोल दिया कि इंस्टेंटेनियस से निकालना है तो 10 ही होगा फिर तो। ठीक है बात, लिखो जल्दी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो। बोलो, हो गया सबका? लिखो। अ बॉडी इज मेंटेन्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। अ बॉडी इज मेंटेन्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 मतलब 50। A body is maintained at 50 degree Celsius in surrounding temperature of 10 degree Celsius. A body is maintained at 50 degree Celsius in surrounding temperature of 10 degree Celsius. Surrounding temperature of 10 degree Celsius by a source of 100 watt. By a source of 100 watt. A body is maintained at 50 degree Celsius in surrounding temperature of 10 degree Celsius by a source of 100 watt. Full stop. If the supply is removed, full stop के बाद, if the supply is removed, then the initial rate of cooling is 2 degree Celsius per second. If the supply is removed, then the initial rate of cooling is 2 degree Celsius per second. Initial rate of cooling is 2 degree Celsius per second. Full stop. Find, पहला पार्ट, the rate of cooling and heat loss. Find the rate of cooling and heat loss when the body is at 20 degree Celsius. Find rate of cooling and heat loss when the body is at 20 degree Celsius. Second part, what is the heat capacity? What is the heat capacity of the body? What is the heat capacity of the body? चलो बताओ।
हीट कैपेसिटी निकालने के लिए ई और ए का वैल्यू चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। तुमको dq बाई dt दिया है ना, dq बाई dt दिया है, तुमको क्यों चाहिए? हीट सप्लाई कितना कर रहा है? 100। तो दिया है तो फिर चाहिए क्यों? सेकंड पार्ट ही कर लो, पहले सेकंड पार्ट करो, फर्स्ट पार्ट छोड़ो। हाँ जी, मैं फिर से एक बार सवाल पढ़ देता हूं। बॉडी इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन सराउंडिंग ऑफ कितना 10 डिग्री सेल्सियस बाई 100 वाट सोर्स। चलो हम जानते हैं dq बाई dt, dq बाई dt जो होता है वो क्या k टाइम्स t माइनस टी नॉट होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, है ना। dq बाई dt इक्वल टू कितना k टाइम्स t माइनस टी नॉट। dq बाई dt दिया हुआ है कितना 100 जूल, अरे कितना सप्लाई दे रहा है इसको 100 जूल पर सेकेंड का, तो ये हो गया 100 इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी नॉट। बॉडी टेम्परेचर कितना मेंटेन किए हुए 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10। क्या यहां से हमको k का वैल्यू नहीं मिल गया 100 डिवाइडेड बाई 40, अरे आया कितना आ गया 5/2, एक k निकल गया ना। अपने को और कुछ थोड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाकी निकल जाएगा हीट कैपेसिटी। यहां से निकाल दे हीट कैपेसिटी। हम चलो सेकंड पार्ट ही पहले कर देता हूं। हम जानते हैं कि dq बाई dt जो होता था, dq बाई dt इक्वल टू क्या होता था k टाइम्स t माइनस टी नॉट। तो हम इसको dq को क्या लिखा करते थे, याद करो, ms dt बाई dt। क्या पूछा था तुमसे, सवाल क्या पूछा था? एक मिनट, व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग एंड हीट लॉस व्हेन द बॉडी इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट था व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अरे मेरी माँ, के तो के है, के का वैल्यू बदल जाता है भाई। जब इस केस में के होता है तो यहाँ ms नहीं आता है, जब उस वाले में के लिखते हैं। हे प्रभु एक मिनट, इसको क्या लिखते थे, इधर ध्यान दो, इसको क्या लिखते थे माइनस ms dt बाई dt लिखते थे इक्वल टू k इंटू टी। ये k चलो कुछ k1 बोल दो यार, ले ये होता था। तो माइनस dt बाई dt कितना निकल के आता था माइनस k1 डिवाइडेड बाई ms इंटू टी माइनस टी नॉट, k1 बाई ms। अरे ये तो था अपना k, जिसका वैल्यू था कितना 4 EA सिग्मा टी नॉट क्यू। जब dq बाई dt लिखते थे, जब dq बाई dt, उसको भी मैंने कांस्टेंट k ही मान लिया है, उसका मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना ख्याल रखो जब dt बाई dt लिखेंगे तो उसमें ms से डिवाइड हो जाता है और कुछ नया काम नहीं होता है। क्या हो जाता है, ms से डिवाइड हो जाता है बस, क्योंकि dq को हम लिख देते हैं ms डेल्टा t, ठीक है। और वहां से अरे ये तो हुआ dq बाई dq को लिख दिया माइनस ms dt, इसको हटाओ यार। तो अब सोचो, सोच के देखो, क्या सोच के देखो सर, ये तो तुम्हारा dq बाई dt है, व्हाट इज दिस, मैंने लिखा माइनस ms dt बाई dt इक्वल टू कितना, अरे मुझे हीट कैपेसिटी निकालना, डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना यार, क्या करवा रहे हो तुम लोग। हम लिख देते हैं ना ms इक्वल टू कितना dq बाई dt डिवाइडेड बाई सॉरी dt बाई dt इक्वल टू कितना, क्या dq बाई dt डिवाइडेड बाई ms लिख दूं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। प्लम्बर मुंडेर, dt बाई dt को क्या हम dq बाई dt डिवाइड बाई ms लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। dt बाई dt तुमको गिवन है, कितना दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, रख दो इसके जगह पे उठा के
तो ये हो गया 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। dq बाई dt तुमको गिवन है 100 डिवाइडेड बाई ms। ms का वैल्यू कितना आ गया 100 बाई 2 कितना 50। ये रहा तुम्हारा हीट कैपेसिटी। k के साथ कंफ्यूज मत हो, dq बाई dt में k जो आता है वो अलग है और dt बाई dt में जो k आता है वो अलग है। इतना ख्याल रखो dt बाई dt में जो k आता है उसके नीचे ms आता है। समझ रहे हो बात? और वहां पे वो कांस्टेंट का कुछ काम ही नहीं है, वो कांस्टेंट या तो निकल जाता है और या तो फिर वो कैंसिल हो जाता है आगे जाके। ठीक है ना? अच्छा, फर्स्ट पार्ट में आओ भाई, क्या पूछा था, क्या गिवन था? व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग एंड हीट लॉस व्हेन द बॉडी इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ कूलिंग एंड हीट लॉस निकालना है व्हेन बॉडी इज टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। चलो हम जानते हैं dq बाई dt। अगेन फिर से वही कहानी, क्या k इंटू टी माइनस टी नॉट, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, हीट लॉस निकालना है अपने को और k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इस वाले फॉर्मूले से k देखो कितना आया था 5/2 इंटू बॉडी टेम्परेचर कितना है 20 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया था 10 दिया था, तो कितना आ गया 5/2 इंटू 10 हाउ मच 25 वाट बोल लो या फिर जूल पर सेकेंड बोल लो। समझ आ रहा है बात? अब ये dq बाई dt है, मुझे ये भी निकालना है, रेट ऑफ कूलिंग भी तो निकालना है। रेट ऑफ कूलिंग क्या करें, ये रिलेशन dq बाई dt को किससे डिवाइड कर दें, हीट कैपेसिटी से अगर डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता है, रेट ऑफ कूलिंग मिल जाता है dt बाई dt। तो अगर तुमसे dt बाई dt पूछ रहा है ये आदमी, तो कितना हो जाएगा सर dq बाई dt डिवाइडेड बाई कितना ms, और dq बाई dt कितना निकला अपना 25 डिवाइड बाई ms कितना निकाल के रखा है हमने 50, कितना आया 1/2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। यानी कि इस रेट से उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लग जाएगा। बात समझ आई? तो ये चीज ध्यान में रखो, ये dt बाई dt इक्वल टू dq बाई dt डिवाइडेड बाई ms। अगर रेट ऑफ हीट लॉस पूछे तो dq बाई dt निकालना होता है, रेट ऑफ कूलिंग पूछे तो dt बाई dt निकालना है, साथ में एक ms और आ जाएगा। ठीक है बात? एक और सवाल लिखो, लिखो। लिखो, a body at 20 degree Celsius is maintained at a constant temperature. A body at 20 degree Celsius is maintained at a constant temperature in surrounding temperature of 10 degree Celsius. In surrounding temperature of 10 degree Celsius by a 50 watt heater full stop. First part, what is the power required to keep its temperature constant at 60 degree Celsius? Keep its temperature constant at 60 degree Celsius, full stop. लाइन मतलब सेकेंड पार्ट, एक और पार्ट है क्वेश्चन का। What will be the rate of change of temperature? What will be the rate of change of temperature if its supply is 200 watt? If its supply is 200 watt
when its temperature is 30 degree Celsius, when its temperature is 30 degree Celsius, हाँ बॉडी का, when temperature of body is 30 degree Celsius, ब्रैकेट में लिख लेना given ms इक्वल टू 500, जो भी यूनिट है इसका उसके साथ दिया हुआ ये ms का वैल्यू 500। चलो बताओ क्या क्या सेकेंड पार्ट में था बच्चे, व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इफ इट सप्लाई इज 200 वॉट when body temperature is 30 degree Celsius, when supply is 200 watt, when body temperature is 30 degree Celsius। चलो बताओ, सवाल पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले तुमको dq by dt गिवन है, देखो स्टार्टिंग में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया है, उसके लिए dq by dt गिवन है, उसको यूज करो, वहां से k निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? k निकालो। सबसे पहले तो उसका यूज करके k निकाल लो, dq by dt का फॉर्मूला ये जो किया था हमने। क्या निकल गया? अब बोला कि जब बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री पे मेंटेन करना है, 60 पे मेंटेन करने के लिए बोल रहा था, हाँ, तो उसके लिए पावर कितना, यानी कि dq by dt फिर से निकालना है तुमको इस बार, कितना? 250 वॉट। सही है, नेक्स्ट पार्ट में जाओ। जिसका 250 वाट आ रहा है सही है उसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में जाओ। अब बोला कि सप्लाई बढ़ा दिया, 200 वाट कर दिया सप्लाई। अब 200 वाट सप्लाई कर दिया तो क्या होगा टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो अब बताना है किस रेट से उसका टेम्परेचर चेंज करेगा। dt by dt निकालना है इस पर। तुलसी बोलो, बात कर रहे हो तुम? क्लास नहीं आ रहा है आजकल, तुम इतना फास्ट हो गया। कोरोना आ गया इसलिए तो क्लास नहीं आ रहा है। तुझे हुआ तो है क्या? अरे बच्चे, ये तो डी क्यू टोटल सप्लाई है ना, बॉडी कुछ लूज भी तो करेगा। उसको तो सबसे पहले सबट्रैक्ट करो, बॉडी कितना उस टेम्परेचर पे बॉडी क्या लूज कर रहा है, पहले वो तो निकालो। क्या 2/5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। बॉडी का टेम्परेचर कितना है अभी सेकेंड पार्ट में? 30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी है, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 10। तो बॉडी कुछ हीट तो लूज करेगा, है ना। अब सबसे पहले वो निकाल लो कि बॉडी कितना हीट लूज कर रहा है पर सेकेंड। dq by dt निकाल लो पहले। अरे k तो निकाल चुके हो ना, dq by dt इक्वल टू k इंटू टी माइनस टी नॉट। वहां से बॉडी कितना लूज कर रहा है वो पता लग गया। अब बॉडी को दिया कितना है? 200। तो बॉडी के पास बचा कितना? टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो बचा उससे इसका टेम्परेचर चेंज होगा। कैन आई बोरो अ लॉग? आई प्रॉमिस आई विल गिव इट बैक। वाह वाह, क्या बात है, आवाज। हाँ, तुमने अमेज़न से खरीदा है? तो टोटल सप्लाई ना बच्चे एक्स्ट्रा दिया है, बॉडी खुद भी तो कुछ यूज कर रहा होगा। नहीं समझ रहे हो तुम लोग सवाल? हो गया? चलो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, सब लोग बोर्ड पे देखो, मैं समझाता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन बताओ। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है? 10 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर कितना है?
20 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेंटेन करके रखा है बॉडी को बाय अ हीट सोर्स, बाय अ सप्लाई। कितना दिया था सप्लाई? कितना? 50 वॉट। इतना सप्लाई उसको देके रखा है ताकि बॉडी इस टेम्परेचर पे मेंटेन रहे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हमें K मिल जाएगा भाई। हम जानते हैं कि सर dq बाई dt जो होता है वो K टाइम्स T माइनस T नॉट होता है। सप्लाई दिया इसको 50 का इक्वल टू K टाइम्स टेम्परेचर है बॉडी का 20 माइनस 10। कितना आ गया K का वैल्यू? 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना? 5। ये इंफॉर्मेशन दिया था K निकालने के लिए। अब आओ सवाल पे। अरे यहां तक तो सबने कर लिया था। अब आओ पहले पार्ट में। नेक्स्ट का आंसर आएगा बच्चे, कुछ रुक जा, 1/5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ठीक है, जिसका 1/5 आ रहा है सही है। अब चलो सेकेंड पार्ट में बोलो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा था? सवाल क्या था? व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू कीप इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब बोला कि टेम्परेचर बॉडी का कितना रखना चाहता हूं मैं? 60 डिग्री सेल्सियस रखना चाहता हूं। तो लिख लो भाई कितना पावर चाहिए? dq बाई dt इक्वल टू K टाइम्स T माइनस T नॉट। K हम निकाल चुके हैं, कितना? 5। टेम्परेचर बॉडी का है 60, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था? 10। कितना आ गया ये? 250 वाट या फिर 250 जूल पर सेकेंड। इतना सोर्स हमको, इतना हमको एनर्जी सप्लाई उसको करना पड़ेगा अगर मैं उसका टेम्परेचर कितना रखना चाहता हूं? 60 डिग्री सेल्सियस। हो गया, कहानी खत्म। सेकेंड पार्ट। और क्या बोला? What will be the rate of change of temperature if its supply is 200 watt when its temperature is 30 डिग्री। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना कर दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले ये सोचो, अब मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है। इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखना है हमको। सवाल में समझो, दोनों में डिफरेंस है पहले और सेकंड पार्ट में। अब बोला कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है और इसको हमने सप्लाई भी दे दिया, कितने का? 200 वाट का। तो किस रेट से इसका टेम्परेचर चेंज करेगा, यानी कि dt बाई dt हमको निकालना है। अब दोनों चीजें सोचनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, क्या इस पे बॉडी कुछ हीट लूज कर रहा होगा? टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो सबसे पहले हीट लॉस निकाल लो। बॉडी बिना सप्लाई के, बिना किसी सप्लाई के हम जानते हैं dq बाई dt जो होगा वो क्या? K टाइम्स T माइनस T नॉट होगा। और K कितना था? 5 इंटू T है तुम्हारा 30 माइनस T नॉट इज 10। कितना आया ये वैल्यू? 100 वाट। 100 वाट, यानी कि इतना एनर्जी, इतना जूल पर सेकेंड बॉडी लूज कर रहा है ऑलरेडी। अब ऐसे सोचो, मैं बॉडी हूं, मैं इतना एनर्जी छोड़ रहा हूं पर सेकेंड। मुझे सप्लाई कितने का दे दिया? 200 का। कितने का सप्लाई दिया? 200। तो 100 तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मेरे पास अब एक्स्ट्रा कितना बच गया? 100 बच गया। उसी 100 से तो मेरा टेम्परेचर चेंज होगा। मैंने जो निकाल दिया वो तो गया, मेरे पास अभी बच गया कितना? 100। अब उससे मेरा क्या चेंज होगा? टेम्परेचर। क्या बदलेगा? टेम्परेचर। वही टेम्परेचर चेंज मुझे निकालना है। तो देखो, रुक जा एक मिनट। हीट सप्लाई इस बार बॉडी को कितना दिया हमने सर हीट सप्लाई दे दिया बॉडी को 200 ना, 200 जूल पर सेकेंड दिया। तो नेट हीट बचा कितना बॉडी के पास? नेट dq बाई dt कितना रहा? क्या 200 माइनस 100 कितना? 100। अब इतना बच गया। अब इससे टेम्परेचर चेंज होगा और हम जानते हैं dq बाई dt अगर पता है, अगर मुझे dt बाई dt निकालना है तो क्या लिख लूं? क्या dq बाई dt डिवाइडेड बाई ms। खत्म कहानी, निकाल लो। 100 ms दिया हुआ है, कितना? 500। कितना आ गया? 1/5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। अरे बात समझ में आ रही है? लिखो। हाँ बोलो। नेट वाला काहे समझ में नहीं आया बे? इधर देख, बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री था, सराउंडिंग 10 डिग्री था। मेरा टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो मैं हीट लूज करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा ना। तो मैंने निकाल लिया मैं कितना हीट लूज कर रहा हूं। 100 जूल पर सेकेंड मेरे बॉडी से निकल रहा है। 100 जूल पर सेकेंड मेरे बॉडी से निकल रहा है और मुझे दिया कितना जा रहा है? 200 जूल पर सेकेंड। 100 जूल मेरे बॉडी से निकल रहा है और 200 जूल पर सेकेंड मुझे मिल रहा है। तो 100 निकल गया, मेरे पास बच कितना गया? 100 जूल पर सेकेंड मेरे पास बच रहा है। अरे समझ में आ रहा है? अरे गधे, तू 50 रुपए डोनेट कर रहा है, तेरे को 100 रुपए मिल रहा है, तो तेरे पास बचा कितना?
50, तो वही 50 से टेम्परेचर चेंज हमने निकाल लिया। बाकी जो 50 रुपये बचा उससे तुमने क्या किया, वही पूछ रहा था उसने सवाल में। बात समझ आई? अबे ये चैप्टर ही नहीं है बे नीट में, क्या नीट का क्वेश्चन बैंक में दिख नहीं रहा है। थर्मोडायनेमिक्स केटीजी, इसमें तो होगा नहीं। मैं देखता हूं, तुम और सवाल लिखो पहले, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। A calorimeter, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देवियों कहानी बाद में सुनाना, लिखो। बड़ी बात करती है ये दोनों, कुछ देर वो कहानी सुनाती है, फिर ये अपना कहानी सुनाती है उसको। हाँ क्या है? झाड़ू पोछा का कहानी। अच्छा झाड़ू पोछा का कहानी, मैंने कब बोला ये? लिखो। A कैलोरीमीटर, उसने मास्क लगा लिया ताकि मुझे दिखाई ना दे और वो बोलते रहे। यार चालू है ना ये। A calorimeter contains 10 gram of water at 20 degree Celsius. A calorimeter contains 10 gram of water at 20 degree Celsius. Full stop. The temperature falls to 15 degree Celsius in 10 minutes. The temperature falls to 15 degree Celsius in 10 minutes. Full stop. When the amount of water is 20 gram, when the amount of water is 20 gram at 20 degree Celsius, when the amount of water is 20 gram at 20 degree Celsius, comma, it takes 15 minutes. When the amount of water is 20 gram at 20 degree Celsius, it takes 15 minutes for the temperature to become 15 degree Celsius. It takes 15 minutes for the temperature to become 15 degree Celsius. Full stop. Find the water equivalent of calorimeter. Find the water equivalent of calorimeter. वाटर इक्विवेलेंट याद है? इतना ही याद होता तो सर यहाँ थोड़ी होते। अरे कैलोरीमीटर का भी कुछ कहानी था, याद करो। कितना अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया जाए कैलोरीमीटर के जगह पे, जिससे कि सेम सब कुछ मिल जाए, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर राइज मिल जाए, सेम टाइम में मिल जाए। हाँ कौन बोल रहा है? वो दिया हुआ था बच्चे क्वेश्चन में, वो हम अपनी मर्जी से नहीं लाए हैं, टेंशन मत लो, वो गिवन था। मैंने क्वेश्चन में लिखाया तो था, गिवन ms इक्वल टू 500। लिख लो, नहीं लिखा है तो। चलो जी सवाल पढ़ो एक बार, सब लोग पढ़ो एक बार। एक कैलोरीमीटर है जिसमें 10 ग्राम पानी है,
कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बोल रहा है कि ये टेम्परेचर 20 से 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कितने टाइम में? 10 मिनट में। अरे इरीना देखा क्या कर रही है? तो 20 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 10 मिनट में, ठीक है ना। अब बोला कि कैलोरीमीटर में कितना पानी ले लिया? 20 ग्राम, और टेम्परेचर कितना ले लिया? 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 से फिर 15 आने में कितना टाइम लग गया? 15 मिनट का टाइम लग गया। तो बोला कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर क्या होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है, उसी के ऊपर हम सवाल कर रहे हैं सारे। चलो भाई, हम जानते हैं कि dq बाई dt कितना होता है? k टाइम्स t माइनस टी नॉट। ठीक है, अब देखो dq को हम सिंपली लिख देते थे ms डेल्टा t, लिख देते थे। अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब साथ में क्या आ रहा है? कैलोरीमीटर भी आ रहा है। क्या आ रहा है साथ में? कैलोरीमीटर। तो पानी का कुछ अमाउंट होगा और साथ में कैलोरीमीटर का कुछ वाटर इक्विवेलेंट होगा। अब मास जो है m नहीं होगा, कैलोरीमीटर का सबसे पहले मान लो वाटर इक्विवेलेंट कितना है, कुछ भी मान लो, Wx जो मन करे। लेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज हाउ मच? चलो W ले लेते हैं, मान लिया कि W ग्राम है। ठीक, अब क्या होगा? dq को हम लिखते थे, याद करो, ms dt माइनस ms dt डिवाइड बाई dt इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी नॉट। अच्छा जी, अब इस m के जगह पे मास ऑफ वाटर भी आएगा और प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं बताओ? माइनस ऑफ m के जगह पे क्या लिखा जाए? शुरू में पानी का अमाउंट कितना था? 10 ग्राम, प्लस कैलोरीमीटर का मान लेता हूं W, स्पेसिफिक हीट 1 होगा, ठीक है, इंटू 1 इंटू dt बाई dt इक्वल टू k इंटू टी माइनस टी नॉट। कितना दिया है k का वैल्यू? सॉरी t, टेम्परेचर कितना था बॉडी का? 20। सराउंडिंग कितना था? नहीं दिया है क्या सराउंडिंग? नहीं दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर देना चाहिए, नहीं दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसमें, किसमें? एवरेज एनालिसिस में लेके चलते हैं, ठीक है ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों? माइनस ms dt को क्या डेल्टा t लिख दूं, डिवाइडेड बाई t इक्वल टू k इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट। ठीक है, आइए, तो माइनस m के जगह पे मैंने लिखा 10 प्लस W, स्पेसिफिक हीट हो गया 1, डेल्टा t, माइनस हटाता हूं इसको, T1 माइनस T2 लिख दूं। चलो, कहां से कहां जा रहा है टेम्परेचर? अरे शुरू में टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है? 20 से 15। टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट इक्वल टू k टाइम्स 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट नहीं गिवन है, छोड़ दो इसको ऐसे ही, छोड़ दें, छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। चलो सेकंड इक्वेशन में आओ, फिर से हमने लिखा ms डेल्टा t के जगह पे लिख लेता हूं मैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू k टाइम्स T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस टी नॉट। अच्छा, सेकेंड बार में क्या हो रहा है? मास के जगह पे फिर से वही 10 प्लस W, नहीं मास बदल गया ना, पानी का कितना हो गया? 20 ग्राम, तो 20 प्लस W, वाटर इक्विवेलेंट तो सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर कहां से कहां फिर से वही जा रहा है ना, 20 से 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू k टाइम्स 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट। इक्वेशन नंबर क्या करें? दोनों को डिवाइड कर दें, कैंसिल हो रहा है सब, देखो। हाँ, कौन बोल रहा है? क्या क्या? अच्छा, यहाँ पे t होता था क्या? यहाँ पे टाइम होता था ना? अच्छा, ये टाइम है भाई,
कितना टाइम लगा? 15। हाँ ये लो, अब ठीक है। अरे कोई नहीं, प्रिंटिंग इधर है, वो प्रिंटर से गलती होता है। डिवाइड कर देते हैं दोनों को, मैक्सिमम तो कैंसिल हो जा रहा है। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, चलो बताओ क्या मिलेगा, करो डिवाइड दो। तो यहां बचेगा 10 प्लस डब्लू और यहां पे आ जाएगा 20 प्लस डब्लू, बाकी उड़ गया देखो, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 उड़ गया। यहां बचेगा 1/10 और यहां बचेगा 1/15 इक्वल टू RHS में देखो k से k उड़ गया और ये पूरा टर्म उड़ गया। 20 प्लस 15/2 माइनस T1, क्या 1 बचा RHS में? पहले ये देखो तो सही है क्या, डिवाइड किया है तो 1 को 2 से डिवाइड किया है। तुम लोग आराम से डिवाइड करके देख लो। ये वाला या नीचे वाला? ये टाइम है बच्चे, टाइम सेकंड पार्ट में पढ़ो ना। 20 से 15 होने में कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट, देखो लिखा हुआ है, वही है ये। हाँ जी, तो यहां बच्चा बच्चों 10 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 20 प्लस डब्ल्यू। RHS में कितना, इसको RHS भेज दें। अच्छा यहां से कितना आ रहा है, ये तो ऊपर जाके 15/10 हो गया इक्वल टू 1, 5 से गया 3, ये गया 2, तो 10 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 20 प्लस डब्ल्यू। RHS इसको भेज दें तो क्या 2/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, तो 3 इंटू 10 हो गया 30 प्लस 3W इक्वल टू 2 इंटू 20, 40 प्लस 2W, 3W माइनस 2W, W 40 माइनस 30 कितना? ये आ गया इधर आंसर, ये निकालना था। बोलो। अरे कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट बच्चे, कैलोरीमीटर में गर्म कर रहे हैं ना हम लोग, यहां पे पानी है, तो पानी का वेट तो है 10 ग्राम, हमें इसका वाटर इक्विवेलेंट निकालना है कि इसके बदले में कितना पानी ले लिया जाए जो कैलोरीमीटर का काम कर जाए, तो उसको मैंने W मान लिया है। तो अभी कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का टेम्परेचर वो हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो टोटल मास हो गया अभी 10 प्लस डब्ल्यू, और सेकेंड पार्ट में पानी 20 ग्राम हो गया है, तो 20 प्लस डब्ल्यू M के जगह पे। क्या क्या? अच्छा ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 2 किया ना बच्चे, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये वाला टर्म देख, इसका ये वाला टर्म और इसका ये वाला टर्म, 20 माइनस 15 कट कैंसिल हो गया, तो वहां बचा 1/10 और यहां बचा 1/15, तो 1/10 डिवाइडेड बाई 1/15। देखा? अरे तुम खुद से डिवाइड करके देख लो ना, डिवाइड करना तो आता है ना। कोई बात नहीं, इसलिए तो बोला मैं खुद से करके देख लो। ठीक है, यहां तक कहानी मिटाऊं इसको? तो सबसे जो भारी सवाल बनेगा उसमें ऐसा सवाल बनेगा, बाकी तो आसान आसान सवाल बनते हैं। टेम्परेचर यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम सवाल तो यही बनता है। क्या? हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा है, मैं भी वही ढूंढ रहा था कि कुछ मिल जाए मैं करा दूं, दिखा ही नहीं सवाल। एक्चुअली ज्यादा सवाल उस वाले सेक्शन से, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी वाले सेक्शन से है, इससे थोड़ा कम सवाल होता है। हो गया सबका इधर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सोलर कांस्टेंट।
सोलर कांस्टेंट, सोलर इंटेंसिटी भी बोलता है इसको। सन से जो एनर्जी आ रहा है उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है याद करो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। इसको सोलर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है कि सन से जो एनर्जी निकल के आ रहा है हमारे पास वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में क्या एनर्जी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जैसे ये अपने पास सूरज है, मान लो ये सन है, तो सन से जो भी इसका टेम्परेचर कुछ है, मान लो T, सन का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 6000 केल्विन होता है, अप्रोक्सीमेटली 5800 5900 के आसपास होता है, 6000 केल्विन। वो भी बहुत बहुत ज़्यादा है, वो सोच के लग रहा है 6000 ही तो है, क्या है 100 डिग्री में तो उबल जाता है आदमी। चलो, तो सन से जो भी एनर्जी आ रहा है, जैसे कोई बल्ब है मान लो, बल्ब से कोई भी एनर्जी जो फैल रहा है चारों तरफ, कैसे फैलेगा, क्या वो स्फेरिकली फैलेगा, इमेजिन करो ऐसे सन ने यहाँ से रखा है तो इसके चारों तरफ से एनर्जी निकलेगा। इसका आइसोथर्मल सर्फेसेस कैसा होगा, इमेजिन करो, आइसोथर्मल सर्फेसेस याद है, याद है जिसमें टेम्परेचर सेम होता था सरफेस का, तो कैसा होगा एक सन का अगर चारों तरफ एनर्जी फैल रहा है तो क्या स्फेरिकल होगा, होगा स्फेरिकल, यानी कि यहां से जो भी एनर्जी निकलेगा वो ऐसे स्फेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ। मान लो यहां पे अपनी धरती है, अर्थ ये, और यहां से इसका डिस्टेंस कुछ मान लिया गया है r, लेट अस अज्यूम r। तो यहां से जो भी रेडिएशन हो रहा है, जो भी एनर्जी अर्थ पे रिसीव हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज सोलर इंटेंसिटी या फिर सोलर कांस्टेंट के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे अब जिससे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा, कम होता जाएगा। ये तो फील आ रहा है ना, तुम ऐसे भी फील कर सकते हो, जैसे बल्ब है, कोई बल्ब के बहुत पास में रहूं तो क्या मुझे ज्यादा मतलब कुछ प्रॉब्लम, बेचैनी महसूस होगा, है ना। जैसे जैसे मैं दूर जाऊं, क्या हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं बल्ब के पास आ रहा हूं इसका एनर्जी जो एरिया है वो घटता जा रहा है, तो इंटेंसिटी इसका बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे बल्ब दूर जा रहा है, मान लो यहां पे आ गया तो इस वाले स्फेयर में उसका फैलेगा एनर्जी, समझ रहे हो। लेकिन बल्ब अगर मेरे ज्यादा पास है तो क्या इस वाले स्फेयर में फैलेगा, तो मुझे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा फील होगा, समझ रहे हो बात को। तो वैसे ही हो रहा है, इसके चारों तरफ फैल रहा है, ये सारे आइसोथर्मल सर्फेसेस हैं, ऐसे ऐसे फैल रहा है। इसका टेम्परेचर अगर कुछ T मान लेते हैं, सन का टेम्परेचर T, तो ऐसे रेडिएशन फैल रहा है। तो हमें निकालना है यहां से एनर्जी जो यहां पे पहुंच रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले लिखो सोलर कांस्टेंट के नाम पे एक आध लाइन लिख लो। इट इज द सोलर एनर्जी, इट इज द सोलर एनर्जी इंसिडेंट, it is the solar energy incident per unit area, per unit perpendicular area per unit time. It is the solar energy incident per unit perpendicular area per unit time, per unit perpendicular area per unit time at 1 astronomical unit of distance from the sun, at 1 astronomical unit distance from the sun। AMU याद है ना, AMU सुना होगा, 1 AMU कितना होता है, कितना किलोमीटर होता है, 1.5 इंटू 10 to the power 7 या 8 ऐसा कुछ होता है, मैं लिखा दूंगा अभी। 1.5 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर होता है, उसको बोलते हैं 1 AMU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है बात। अच्छा, अगर सन का टेम्परेचर T मान लें और इसका रेडियस कुछ R मान लेते हैं, रेडियस कितना मान लेते हैं इसका R, तो स्टीफेंस लॉ को याद करो। अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ क्या पढ़ाया था हमने, dq बाई dt किसके इक्वल होता है, E A सिग्मा T टू द पावर 4 के, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, याद है, E A सिग्मा T टू द पावर 4। सन के लिए E का वैल्यू कितना, फॉर सन, अरे सन को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान के चलते हैं ना, याद है, E का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहां से जो dq बाई dt मिलेगा वो कितना मिलेगा, E तो 1 हो गया, A सिग्मा T टू द पावर 4। एरिया सन का, सरफेस एरिया कितना होगा, सन को स्फेयर ही मान ले, रेडियस इसका कितना है R, ये दिख नहीं रहा है, पेंट हो गया,
सन का रेडियस आर है बच्चों, हम लिख लेंगे बाद में। तो डी क्यू बाई डी टी अगर यहां से देखा जाए तो कितना निकल के आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, इतना एनर्जी पर सेकेंड निकला। कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्या ये आर रेडियस वाले सरफेस पे, इस पे पूरा हुआ? तो इस वाले सरफेस का एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना 4 पाई आर स्क्वायर। तो सोलर कांस्टेंट जो एस होता है बच्चों, दैट इज व्हाट, डी क्यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई टोटल एरिया जितने में स्प्रेड हो रहा है, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। इसको स्मॉल आर बोल दिया हमने। तो ये कितना आ गया बताओ? ऊपर है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 और नीचे आ गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बात? तो यहां से 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, एस का वैल्यू कितना आया, आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे कुछ वैल्यूज उठा के पुट कर लो। अच्छा, अर्थ पे कितना रिसीव हुआ वो कैसे निकालें? ये हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, ये हो गया टोटल एनर्जी ये, और इसको ये कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर में। कितने में? 4 पाई आर स्क्वायर में। तो अर्थ को कितना मिला, इंटू मल्टीप्लाइड बाई अर्थ का एरिया कर दें। अरे टोटल 4 पाई आर स्क्वायर में टोटल इंटेंसिटी कितना इसको मिल रहा है, कितना मिल रहा था, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4, इतने एरिया में, इतने वाले स्फीयर में, समझ रहे हो? तो यूनिट एरिया में कितना मिलता, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्थ का एरिया कितना? अच्छा, अर्थ इसको क्या दिखाई देगा? अगर यहां से देखा जाए तो अर्थ तो एक अर्थ एक्चुअली में स्फीयर है, लेकिन इसको दिखेगा क्या, डिस्क दिखेगा, एक डिस्क। क्या दिखेगा? डिस्क। अरे मतलब इमेजिन करो, एक बल्ब है, अगर यहां से टॉर्च मारे हैं तो उसका इमेज दीवार पे क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा या डिस्क बनेगा? डिस्क बनेगा एक, यानी सर्कल बनेगा, ऐसे मान लो। तो उसका एरिया कितना होगा? अगर अर्थ का रेडियस आर ही मान ले हम थोड़ी देर के लिए, तो इसका वो एरिया कितना होगा, प्रोजेक्टेड एरिया, पाई आर स्क्वायर कितना होगा? तो अर्थ पे कितना मिलेगा? अर्थ पे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर ई स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कहानी? अब इस वाले एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यूज पुट किया जाता है। क्या क्या वैल्यूज है मैं एक बार लिख देता हूं। यहां से सन के सरफेस का टेम्परेचर मिल जाता है, एस एस का वैल्यू पता हो तो इसमें क्या क्या पुट किया गया इस वाले में, पुट एस इक्वल टू कितना, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आर का वैल्यू जो बोल रहा था मैं 1 AMU, याद रखना आज के बाद, ये होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। उसके बाद और क्या वैल्यू, सिग्मा तो हमको पता है, सिग्मा कितना होता है याद करो, अरे भाई 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। और सन का रेडियस कितना, दिस इज रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है 7 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। अगर ये सारे वैल्यूज वहां पे पुट कर दिया जाए तो हमको टी का वैल्यू मिल जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5800 केल्विन। दिस इज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, अप्रोक्सीमेटली 6000 मान लिया जाता है इसको। दिस इज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। एस क्या है बच्चे, इंटेंसिटी, सोलर एनर्जी इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, एनर्जी इमिटेड बाय सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये सारे वैल्यू रखने के बाद यहां से टी का वैल्यू निकाला गया। टी का वैल्यू और भी किसी मेथड से निकाला गया था, तो वही 5900 6000 केल्विन इसी के आसपास वेरी करता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको 6000 यूज करते हैं। हट जाऊं, ये ले, हाँ बच्चे एस कांस्टेंट, एनर्जी इमिटेड बाय सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। 1 AMU हो गया बच्चे सन से अर्थ का डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको।
5800 केल्विन। सब कुछ लिख लेना भाई। R इज रेडियस ऑफ सन, वहां जो RE लिख रहे हैं दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। T इज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। बाकी सिग्मा विग्मा को तो जानते हो। हो गया। एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, नाम सुने हो? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ क्या क्या यहां से ऐसा कुछ पूछने वाला चीज नहीं है। ये सोलर कांस्टेंट याद रखो, वो हो सकता है किसी का एरिया दे दे तुमको, ठीक है, कि इतने एरिया पे कितना एनर्जी रिसीव होगा पर यूनिट टाइम, तो इसका यूज कर सकते हो तुम। जैसे अर्थ का एरिया मैंने यूज किया ना, ये हो गया अर्थ पे रिसीव्ड एनर्जी, समझ रहे हो? ये हो गया पर यूनिट एरिया, और ये अर्थ का एरिया से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो किसी और का एरिया दे सकता है, उसका डिस्टेंस दे देगा, वहां से निकालना होगा तुमको, आर का वैल्यू दे देगा, ये तो फिक्स रहेगा। सन से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है, ठीक है, वो चेंज क्या करेगा, हो सकता है किसी और प्लैनेट के लिए पूछ ले, ये आर का वैल्यू बदल दे और उसका रेडियस दे दे, तो निकाल सकते हैं हम, समझ रहे हो? नेक्स्ट एक चीज और होता है, हमने पढ़ा था इमिसिव पावर, याद है? इमिसिव पावर क्या था? इमिसिविटी तो इमिसिव पावर क्या था? dq by dt इसको बोलते थे। इमिसिव पावर एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय अ बॉडी, याद है? एक चीज होता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, क्या होता है? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, लिख लो, चलो इसके बारे में लिख लो, 5-5 मिनट का टॉपिक है, खत्म करो, हेडिंग लगाओ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर या फिर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। जब हम इमिसिव पावर की बात करते हैं ना, तो उसमें सारे वेवलेंथ कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, सारे वेवलेंथ की बात होती है। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की बात कर रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? यानी कि वहां पे आता था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे एक नया चीज ऐड हो जाएगा, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। समझ रहे हो बात को? देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो इसका, उत्पल शर्मा, देखो, इट इज द एनर्जी इमिटेड हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ जी, कहाँ पे? अच्छा सर, मैं एक क्लास के बीच में हूँ, मैं आपको 15 मिनट बाद कॉल करूँ? हाँ जी, देखो, it is energy emitted by a body, it is the energy emitted by a body per unit time, per unit area, per unit wavelength. Energy emitted by a body per unit area, per unit time, per unit wavelength. Per unit area, per unit time, per unit wavelength, and it is denoted by E lambda.
It is denoted by E lambda. It is denoted by E lambda. हाँ जी, तो E lambda जो होता है E lambda, इसका सिंबल है E lambda. दिस इज dq डिवाइडेड बाय A एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ. dq डिवाइडेड बाय A dt d lambda. अब याद करो dq बाय A dt को हम E बोलते थे, याद है? E dq बाय A dt इसको बोलते थे टोटल इमिसिव पावर. कैसा था ये? टोटल इमिसिव पावर. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि E लैम्डा जो होता है वो किसके बराबर होता है? E डिवाइडेड बाय D लैम्डा. ठीक है, यानी कि टोटल इमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ. एक और डेफिनेशन इसका लिख लो, इसको लिखो पहले. हो सकता है फ्राइडे वाला क्लास में नहीं लूंगा, ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ घूमने, अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूँ. कब? मतलब 25 दिसंबर को मैं जाऊंगा. 25 फ्राइडे है ना? फ्राइडे है. हो सकता है मैं नहीं रहूंगा, तो तुम लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करते रहना, जो करना है. लिख लो. इट इज ऑल्सो नोन एज, तुम लोग को घूमने नहीं जाना है. It is also known as total emissive power per unit wavelength. It is also known as total emissive power per unit wavelength. तो यहां से जो E का वैल्यू जो आता है that is E lambda D lambda. ऐसे कभी कभी सवाल गलती से अगर तुमको दिख जाए E टोटल अगर निकालना हो तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन E lambda D lambda, अगर लैम्डा के टर्म्स में दिया हो. टोटल इमिसिव पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन E lambda D lambda. अगर इसके बीच में कभी ग्राफ दे दे, देखो ऐसे भी सोच सकते हो, अगर इसके बीच में कभी ग्राफ दे दे, लैम्डा का यूनिट कुछ दे देगा 0 से लेकर, अगर टोटल निकालना है तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक, जितना वेवलेंथ है सबके लिए. अगर इसका कुछ ग्राफ दिया हो ना, इधर D lambda इधर D lambda. अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन E lambda D lambda किसको डिनोट करता है? एरिया अंडर, ये हम बेसिकली क्या निकालते हैं? एरिया. ये तो पता होगा. इंटीग्रेशन y dx जब लिखते हैं तो क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? एरिया अंडर xy कर्व, है ना. तो वैसे ही इसके ऊपर जैसे कुछ ग्राफ दिया, मुझे पता नहीं कैसा ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ दिया, ठीक है, तो ये जो एरिया निकलेगा दैट इज टोटल इमिसिव पावर. ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल इमिसिव पावर जो होता है, लिख लो, टोटल इमिसिव पावर इज, देखो ये ग्राफ बना लो, हालांकि ये ग्राफ मैं फिर से बनाने वाला हूं. टोटल इमिसिव पावर इज एरिया अंडर E lambda D lambda कर्व. is area under the E lambda D lambda curve, या फिर E lambda lambda कर्व, D lambda मत लिखो, इसको lambda लिख लो. E lambda lambda कर्व, ठीक है. एक लास्ट चीज लिख लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वीन्स, इसने ग्राफ बना के एक अपना लॉ दे दिया नया, इसी ग्राफ को बना के, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. इसने जब ये E lambda lambda कर्व बनाया ना, ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको डिफरेंट कर्व मिला. यानी कि हर लैम्डा के, सबसे पहले इसने क्या ऑब्जर्व किया कि हर लैम्डा के लिए इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग निकल के आ रहा था. एक पार्टिकुलर लैम्डा उसको ऐसा मिला जिसके लिए इंटेंसिटी उसको मैक्सिमम मिला. जैसे ये देखो, ये कर्व कुछ ऐसे जाता है, ऐसे ही कर्व बनता है. इस वाले के लिए देखो इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, दिख रहा है. इसको उसने नाम दे दिया लैम्डा m. ये किसी टेम्परेचर T पे उसने ड्रॉ किया. तो उसने दो बातें ऑब्जर्व की. सबसे पहली बात कि किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है. पहला चीज उसने ये ऑब्जर्व किया.
और दूसरा चीज ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जब उसने ड्रॉ करके देखा तो उसको क्या मिला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये लैम्डा एम का वैल्यू घटता जाता है। समझ रहे हो बात को? उसने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, लैम्डा ई लैम्डा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा कुछ ग्राफ बना। तो उसने जब देखा कि यहाँ पे जो लैम्डा m1 है इसका जो पिक मिला वो सपोज लैम्डा m2 था, और ये जो पिक मिला ये लैम्डा m3 था, लैम्डा m3, और इसका कुछ उसने टेम्परेचर जब इसने डिनोट किया तो ये कुछ आ रहा था 800 केल्विन, ये आ रहा था 1200 केल्विन, और ये आ रहा था कुछ 1600 केल्विन के आसपास। ऐसे उसने ग्राफ बना के बता दिया कहानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। पहली बात तो ये किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। और तीसरी बात उसने क्या बताई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा देखो लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। यानी कि लैम्डा m जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है उसका जो वैल्यू होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं लैम्डा m का वैल्यू घटता जाता है। एक काम करो ये ग्राफ बना लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं। ग्राफ बनाओ। हो गया, लिखो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नहीं एवरीबॉडी, स्पेस है बीच में, एवरीबॉडी emits radiation of all wavelengths, everybody emits radiations of all wavelengths when heated, emits radiation of all wavelengths when heated, and the intensity of radiations are different for different wavelengths. Intensity of radiations are different for different wavelengths. Intensity of radiations are different for different wavelengths. Full stop. There is a particular wavelength, ब्रैकेट में लिख लेना लैम्डा m. There is a particular wavelength lambda m for which there is a particular wavelength lambda m for which the spectral emissive power is maximum. There is a particular wavelength lambda m for which the spectral emissive power is maximum. आगे लिखो, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वैल्यू ऑफ लैम्डा m is inversely proportional to the temperature, surface temperature. According to this law, the value of lambda m is inversely proportional to the temperature T. नीचे लिखो, दैट मीन्स हमें क्या पता लगा कि लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि 1/t. अगर इसको इधर ले आऊं या फिर एक कांस्टेंट अगर लगाऊं तो उस कांस्टेंट को बोलते हैं, इसको अगर इधर ले आऊं तो लैम्डा m इंटू टी मस्ट बी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है b. क्या नाम है इसका? b को क्या बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट, बीन्स कांस्टेंट. और इसका वैल्यू कोई बताएगा? 2.88 इंटू 10 टू द पावर -3. यूनिट क्या होगा? ये मीटर, ये केल्विन, मीटर केल्विन. 2.88 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन, वीन्स कांस्टेंट. तो लैम्डा m इंटू टी
मस्ट बी इक्वल टू बी। बीन्स कांस्टेंट नहीं है, वीन्स कांस्टेंट, वीन्स, मिस्टर बीन भी बोल सकते हो, बी से है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। We can see that the product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation, we can see that the product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation, product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation, maximum intensity of radiation and absolute temperature of the body, and absolute temperature of the body, absolute temperature of the body is constant, is constant। लिख लिए? अब देखो कुछ डाटा है, चाहो तो याद रख लो, चाहो तो इग्नोर कर दो। जब टेम्परेचर 300 केल्विन होता है तो लैम्डा एम का वैल्यू आता है 9550 नैनोमीटर। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, इज कांस्टेंट। मैंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। यही चीज मैंने लिखा है लैंग्वेज में, लैम्डा एम इंटू टी मस्ट बी कांस्टेंट। लिखी? हो गया? हाँ, तो ये कुछ डाटा है, याद कर लो। जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तो लैम्डा एम का वैल्यू 9550 नैनोमीटर, इंफ्रारेड रीजन है ये, आईआर रीजन। जब टेम्परेचर लिया गया 1100 केल्विन तो लैम्डा एम का जो वैल्यू मिला वो था कुछ 750 नैनोमीटर, एंड दिस इज विजिबल रीजन। तो कहीं जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, वैसे नहीं पड़ेगा। याद रख ले तो बढ़िया, ना रख ले तो और बढ़िया, टेंशन ही खत्म। टेंशन कब होगा? जब याद रहेगा, भूलने का डर लगा रहेगा। याद ही नहीं है तो काहे का टेंशन? हो गया? एक सवाल लिखोगे? हाँ, उसमें दूसरे वाले में सर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास, हाँ वो स्टार्ट करेंगे हम। मैकेनिक्स में जा रहे हैं अभी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, लीनियर मोमेंटम। नहीं एकदम धीरे जाऊंगा मैं, बहुत पढ़ा लिया उल्टा पुल्टा टॉपिक, थोड़ा काम का टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं अभी। लिखो, द मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रॉम सन, क्वेश्चन लिखो एक, द मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रॉम द सन is received at maximum intensity from the sun is received at lambda equal to 470 nanometer, received at lambda equal to 470 nanometer. Then find surface temperature of the sun. Find surface temperature of the sun. बोलो। हाँ, सन का टेम्परेचर निकालो। वैसे तो हम निकाल चुके हैं, दूसरा मेथड है निकालने का ये। हम जानते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी किसके बराबर होता है? बी के। तो सरफेस टेम्परेचर टी इक्वल टू बी बाई लैम्डा एम। बी कितना? 2.88 इंटू 10 टू द पावर -3। और लैम्डा एम कितना दिया है? 470 नैनोमीटर है। तो क्या लिखूं? 10 टू द पावर -9। देखो कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है। तो -3 उड़ गया, ऊपर 10 टू द पावर 6 चला गया। तो तुमको मिलेगा 2.88
इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 470, देखो तो कितना आ रहा है केल्विन में। दिखा रहा है 6.12 किलो केल्विन, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 6.12 इंटू 10⁻³ मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ना, किलो केल्विन मतलब, तो कितना आ रहा है 6120 केल्विन। देखो 6000 के आसपास ही आ रहा है, इसी के आसपास वेरी करते हैं। बहुत सारे मेथड से सन का टेम्परेचर निकाला गया है, तो कभी 5800 आता है, कभी 6000 आता है, कभी 6100 आता है, तो अप्रोक्सीमेटली मान लिया गया है कितना 6000 केल्विन के आसपास। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर नहीं गया घूमने तो क्लास होगा, अगर चला गया तो क्लास नहीं होगा फ्राइडे का मेरा। कब तक आऊंगा वो तो पता नहीं, पहले जाने का पता है।